नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। विधानसभा चुनाव होने को है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होने हैं। और इधर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल एक तरीके से अभी नहीं हो पाया है। हालांकि सीटों की घोषणा हो गई है, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है। और जो घटक दल हैं, खासतौर से आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल, या इन सब का ये कहना है कि गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। लेकिन फ्रेंडली फाइट की बात अगर आ रही है तो उसको एकजुट गठबंधन नहीं कहा जा सकता, कितना भी हो, चाहे एक ही सीट पर क्यों ना हो रहा हो। दावे भले किए जा रहे हो, क्योंकि ये फ्रेंडली फाइट की नौबत आई कैसे, तो कुछ भी जस्टिफिकेशन उसके लिए दिया जा रहा हो, लेकिन इससे साफ ये साबित होता है कि इसका मतलब इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर एनडीए गठबंधन को देखें तो एनडीए गठबंधन में सीटों का समझौता तो हो गया, लेकिन सीटों के समझौते के पहले जो स्थितियां बनी हुई थी, विवाद की स्थिति बनी हुई थी, घटक दलों के बीच में जो एक आपसी मनमुटाव बना हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। और यहां एक एंगल अब बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ दो चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण दिख रही हैं। एक तो यह है कि कई उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। 101 सीटें उनको मिली हुई है। कई जगहों पर जिनको सीट नहीं मिला, लेकिन अब वहां गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल डेरा डाल चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने धमका कर या लोगों को किसी भी तरीके से मजबूर कर दिया अपना नाम वापस लेने के लिए। ऐसे 50 से ज़्यादा बागी कैंडिडेट हैं। खैर, उन्होंने नाम वापस लिए या जो कुछ भी हुआ, ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर धमका कर, चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, अगर इस तरीके से लोगों को नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है, तो ये स्थितियां चुनाव आयोग को देखनी चाहिए। और ये कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, साधारण मामला नहीं है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो, यानी जो उसकी आवश्यक योग्यताएं हैं, अगर वो उनको एक तरीके से पूरा कर रहा है तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन किसी को मजबूर कर दिया जाए, विवश कर दिया जाए कि वह चुनाव न लड़ने पाए, तो ये फिर व्यवस्था पर सवाल उठाता है। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक जो टिकटों का बंटवारा हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त चाल चली है। चाल ये चली कि वो तीनों बाकी जो नीतीश कुमार के अलावा जो पार्टियां हैं, आगे चलकर उनको अपने में मिला लेगी भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार को किनारे लगा देगी। ऐसी खबरें लगातार आती रहीं। क्योंकि जिस तरह से बंटवारा हुआ और नीतीश कुमार की एक इच्छा नहीं पूरी हुई कि कम से कम उनको एक सीट ज़्यादा दे दी जाए बड़े भाई की भूमिका में, तो वो बड़े भाई की भूमिका उनकी छीन ली गई। लेकिन उसके बाद से ही ये समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब कोई बड़ा दांव चलने वाले हैं। और अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही शालीनता और बहुत ही एक खामोशी के साथ वो बड़ा दांव चल चुके हैं, जिसका असर सीधे तौर पर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? आपको याद होगा, सबसे पहले जीतन राम मांझी, जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी एक तरह से देखा जाए तो कहे जाएंगे, हालांकि एक समय बहुत करीबी थे, तभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब दोबारा उनको पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बने, तो दोनों में कड़वाहट आ गई। ये कड़वाहट इस स्तर तक पहुंच गई कि जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो ये अलग बात है, यानी दोनों के बीच मनमुटाव, दुश्मनी जैसे स्तर तक पहुंच चुकी थी। बावजूद इसके जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही। उसके बाद अगला जो एक बयान आता है वो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान ने तो इसमें नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें कही ही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, यद्यपि उस षड्यंत्र का पर्दाफाश पहले ही हो चुका था, लेकिन खुद चिराग पासवान ने जिस तरह से किया है और ये बताया कि उस षड्यंत्र में उनको मोहरा बनाकर नीतीश कुमार के साथ खेल किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो नहीं दोहराया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा एक इंटरव्यू में एक एजेंसी के साथ कि हमको, यानी चिराग पासवान को मजबूर किया गया 2020 में अलग चुनाव लड़ने के लिए।
मजबूर इसलिए किया गया क्योंकि मनमाफिक सीटें नहीं मिली और वो चुनाव लड़े। उनका इशारा सीधे तौर पर था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अलग चुनाव लड़ने को कहा। फिर वो ये भी कहते हैं, ये सारे उनके शब्द हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जिन पर नीतीश कुमार, जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने नहीं किया, कुछ ही सीटों पर लड़ाया। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ही यही था, नीतीश कुमार को कमज़ोर करना, जेडीयू को कमज़ोर करना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। सीधे तौर पर यह बात उन्होंने कही, लेकिन उनका कहना था कि उसका नुकसान उनको हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जब से उनकी पार्टी बनी है और जब से उनके पिताजी हैं, तब से ये पहला मौका है जब वो लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारे लगाकर अगर चुनाव एनडीए गठबंधन जीतता है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसी खबरें भी काफ़ी मजबूती के साथ निकल कर आ रही हैं, इसलिए कि बीजेपी के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं है। सुशील मोदी के बाद उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको एक पैन पूरे बिहार में एक प्रोजेक्ट किया जा सके मुख्यमंत्री के तौर पर। सम्राट चौधरी को बनाने की न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हुए हैं और अब बीजेपी के ही बड़े नेता आरके सिंह जैसे नेता उनके खिलाफ सीधे अपील कर रहे हैं लोगों से कि उनको वोट मत दीजिए, उस स्थिति में सम्राट चौधरी को बना पाएंगे ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये सारी स्थितियां चुनाव जीतने के बाद की। पर जब चिराग पासवान ही कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी लड़ रही है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही वो बीजेपी के षड्यंत्रों का भी पर्दाफाश कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है फिर उपेंद्र कुशवाहा का। कल उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत स्पष्ट तरीके से यह कह दिया कि नीतीश कुमार ही चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन का नेता है, गठबंधन का चेहरा है और अगर गठबंधन चुनाव जीतता है तो वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये बात लगातार की जा रही थी कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए, बीजेपी ने नहीं किया और गृह मंत्री अमित शाह ने तो एक ऐसा बयान दे दिया जिसने आगे की संभावना पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और बीजेपी क्या करने जा रही है उस बात का खुलासा कर दिया। अमित शाह ने कहा सीधे तौर पर कि चुनाव के बाद विधायक दल के लोग तय करेंगे, यानी विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा या कौन नहीं होगा। अब इसके कोई भी मायने निकाले जाएं, लेकिन एक मीनिंग तो स्पष्ट है, एक अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि बीजेपी नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। उसकी कोशिश भी पूरी यही है कि जेडीयू के कम से कम लोग चुनाव जीतें। साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के तमाम नेताओं के खिलाफ डमी कैंडिडेट्स को उतार चुकी है जो उनके वोट काटेंगे। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, एक एक सीट पर ये बातें पता लगेंगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। पर इधर नीतीश कुमार ने भी टारगेट कर लिया लोक जनशक्ति पार्टी को और बीजेपी को। पर अब चिराग पासवान के सीधे तौर पर आ जाने से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का भी दिल पसीज चुका है और इधर बीजेपी जिस तरीके से अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ वो षड्यंत्र कर रही थी, अब इस षड्यंत्र का उसको नुकसान हो रहा है और ये नुकसान उसको मिल रहा है कि गठबंधन के घटक दल सब एकजुट हो गए, सब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। और जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो तो सीधे तौर पर कई बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी का चुनाव लड़ने का मकसद ही यही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। यानी बीजेपी एक तरफ जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, नहीं बनने देना चाहती है, या किसी भी तरीके से उनको उस पद से दूर रखना चाहती है या उस लायक नहीं पहुंचने देना चाहती है, और दूसरी तरफ जेडीयू और साथ में जो बाकी घटक दल हैं वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और तैयार ही नहीं बैठे हैं, ये बयान जानबूझकर ये लोग दे रहे हैं।
इसका मतलब सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की काट में गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता यह बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि वहां एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का, और इस चुनाव में बिहारी अस्मिता का भी सवाल उठ गया है कि कैसे यहां पर जो नीतीश कुमार को हटाकर, हालांकि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो चाहे बीजेपी का बने, चाहे आरजेडी का बने, कांग्रेस का कोई भी होगा, बिहार का ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बिहारी अस्मिता को जोड़कर घटक दलों के तमाम लोग इसलिए आ गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यहां बीजेपी पूरी तरह से संचालित हो रही है बाहर से, यानी उसको दिल्ली के नेता, यानी जो गुजरात के नेता हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ एक यहां पर माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, और जो गठबंधन के दूसरे घटक दल है बीजेपी को छोड़कर, वो सब एकजुट होकर नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी की घबराहट इससे एक सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह बिहार चुनाव को प्रभावित करेगा, बीजेपी की घबराहट यह भी है कि अगर यही एकजुटता चुनाव के बाद भी बनी रही तो ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, ये सीधे केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि एलजेपी, जीतन राम मांझी और जनता दल यूनाइटेड, इनके पास सांसदों की जो संख्या है वो सरकार को डगमगाने के लिए पर्याप्त है। और अगर उन्होंने डगमगाने की कोशिश कर दी तो फिर तेलुगु देशम पार्टी, जो एक बड़ा घटक दल है, बड़ी बैसाखी है, उसके इस अभियान में साथ इन दलों के साथ आने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये खतरा बीजेपी को अच्छे तरीके से पता है, और इससे फिर केंद्र की सरकार हिल जाएगी, डगमगा जाएगी और जा भी सकती है, इस बात का अंदेशा है। तो अब देखना यह है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान कि विधायक दल के लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये राजनीति को कहां तक ले जाता है, एनडीए को कहां तक ले जाता है, और फिर उसके बाद उसका केंद्र की सरकार पर कितना असर दिखाई पड़ता है, ये सारी चीजें तय करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।